Yes, good evening guys. So today we continue with chapter 4 in accounts, that is your journal, the most important chapter of the accounts. And today's transaction is of goods. Goods के transaction है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का. सी 1 अप्रैल को ये बिजनेस देखो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पहला ट्रांजेक्शन कैपिटल का नहीं है. यहाँ पे बोला गया है कैश परचेज ₹15,000 और कैश सेल्स ₹14,000. बोला गया हमने क्या परचेज किया? कैश, ठीक है. हमने कैश कोई दुकान पे नहीं मिलता, हमने कैश में परचेज किया. मतलब हमने कैश में परचेज किया है, गुड्स उधार में परचेज नहीं किए. कितने के? 15,000 के. और हमने कैश सेल किया, मतलब कैश में सेल किया, आपने उधार में सेल नहीं किया है, वो भी 15,000 के, सॉरी 14,000 के. तो सबसे पहले फर्स्ट डेट को, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है. आपने पहले गुड्स परचेज किए. तो देखो गुड्स आने का रीज़न आप भूल गए होंगे, फिर से थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं. पहले तो आपको रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है. रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रूल अप्लाई होता है गुड्स और एसेट्स पे. पर्सनल रूल अप्लाई होता है किसी भी नाम पे, पर्सन का नाम हो, दुकान का नाम हो, इंस्टीट्यूशन, कोई भी नाम हो उस पर. और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. लेकिन ये रूल हम पे अप्लाई नहीं होता. हम कौन? हम बिजनेस. बिजनेस पे पर्सनल रूल अप्लाई नहीं होता. बिजनेस कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं होगा, ठीक है. इसके बाद है आपका नॉमिनल रूल. नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये रूल 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे यूज़ होता है: एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन. समझ में आया? तो सबसे पहले देखो हमने गुड्स परचेज किया. गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल रूल, ठीक है. तो गुड्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. लेकिन गुड्स आने का रीज़न क्या? और हमने कैसे गुड्स परचेज किए? कैश में. तो कैश जा रहा है, ठीक है. कैश क्या है? एसेट्स है. एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे. सो टू कैश अकाउंट. कितने के गुड्स परचेज किए हमने? 15,000 के. 15,000 के. और फिर हमने 14,000 के गुड्स बेचे. कैसे बेचे? कैसे बेचे? सेल किए. कैसे बेचे? कैश में बेचे. तो कैश आ रहा है, ठीक है. कैश क्या है? एसेट्स है. एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल रूल. रियल रूल क्या है? सो कैश कम्स इन और कैश गोज आउट. कैश कम्स इन, ठीक है. तो कैश को हम डेबिट कर देंगे. चलो कैश को पहले डेबिट कर दो. अब कैश को डेबिट करने के बाद आप भूल गए, अरे हुआ क्या था? अगर आप भूल गए तो एक बार सोचो कि कैश क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. तो कुछ ना कुछ आपको जवाब मिलेगा. आपने सेल किया. लेकिन किसका सेल किया भाई? आपने गुड्स का सेल किया. गुड्स जाने का रीज़न सेल. गुड्स जाने का रीज़न सेल है, ठीक है. तो सेल्स अगेन क्या है? ये गुड्स अकाउंट है. देखो 4 अकाउंट गुड्स के अकाउंट होते हैं बेसिकली: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न. जैसे ही गुड्स वर्ड आता है आपको रियल रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो गुड्स आ रहे हैं कि गुड्स जा रहे हैं? जा रहे हैं. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो टू गुड्स. लेकिन गुड्स जाने का रीज़न समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 तारीख को. नाउ सी अ पर्सनल गुड्स ऑफ ₹10,000 ब्रॉट टू बिजनेस. ब्रॉट इन द बिजनेस, ब्रॉट टू द बिजनेस, सब एक ही है. पर्सनल गुड्स, पर्सनल वर्ड आ गया मतलब ये ओनर की बात कर रहे हैं. ओनर अपने पर्सनल गुड्स जो है बिजनेस में लेके आ रहा है. ओनर अपने पर्सनल गुड्स बिजनेस में लेके आ रहा है. तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं. कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं. आ क्या रहा है? देखो भाई हम बैंक से लोन लेते हैं, आप किसी से भी उधार लेते हो. जब उधार लेते हो तो उस समय तो पैसा आ रहा है ना, लेकिन वो उधार आपकी लायबिलिटी है. वैसे ही यहाँ पे एक ओनर जो है वो भी एक बंदा ही है. जैसे आप बाहर से उधार लेते हो, ओनर से भी आपने उधार लिया. आप ओनर को अपना मत समझो, ठीक है. हम बिजनेस है, हमको अपना देखना है. हमने ओनर से उधार लिया, लेकिन ओनर जब कोई भी उधार देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल. उस लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं. जो आ रहा है वो लायबिलिटी नहीं है, वो तो कैश है या कोई चीज़ होगी. ओनर कुछ भी लेके आ सकता है ना. ओनर कुछ भी लेके आ सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनर क्या लेके आ रहा है? गुड्स लेके आ रहा है, ठीक है. क्या गुड्स हमने ओनर से खरीदे होते हैं? ओनर से कभी हम गुड्स खरीदते नहीं हैं, ओनर लेके आ रहा है. तो गुड्स का स्टॉक आ रहा है.
हम यहाँ पे परचेज नहीं लिख सकते, परचेज हम हमेशा बाहर से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स का स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। अकेला गुड्स कभी भी आपको कहीं पे भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगेन ये गुड्स की बात हो रही है, मतलब रियल रूल अप्लाई होगा। रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सो गुड्स कम्स इन। लेकिन गुड्स आने का रीजन क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स। और ये गुड्स कौन लेके आया, ये ओनर लेके आया। ओनर अगर कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हमारी लायबिलिटी है। देखो जो चीज़ आई वो तो आई, उसको तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो कर्जा है। जैसे अगर आप लोन किसी से लेते हो तो कैश आया, हाल फिलहाल उसको यूज़ करोगे, लेकिन वो आपको देना भी तो है, वो आपका कर्जा है। देखो एक ही चीज़ की ड्यूअल इफेक्ट दिखाते हैं हम इसको, डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं कि आ तो एक ही चीज़ रही है, लेकिन वो चीज़ हाल फिलहाल आपके लिए कैश भी है और आगे चल के लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो हाल फिलहाल ये आपके लिए गुड्स है, लेकिन ये गुड्स का पैसा आपको चुकाना होगा आगे चल के, क्योंकि ये उधार है, ठीक है। और ये उधार आपने किससे लिए, ओनर से, इसलिए आप कैपिटल बोलते हो उसको। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, टू कैपिटल। और लायबिलिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट्स को हमेशा आप लोग क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। देखो एसेट्स का कभी भी ऐसे नहीं बोलने का एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। देखो एसेट्स और लायबिलिटी का कोई बैलेंस नहीं होता। आगे चल के जब आप अकाउंट सीख लोगे और आप बोलोगे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया बोलेंगे आपको क्या अकाउंट्स आता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस नहीं होता, बाकी सबका बैलेंस होता है। जिसको हम डेबिट कर रहे हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, जिसको क्रेडिट कर रहे हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस नहीं होता। एसेट्स को डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। उतना ध्यान रखना, आगे समझ में आ जाएगा। कितना आया ये, 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 तारीख को गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष से हमने कितने के गुड्स परचेज किए, 12,000 के, तो गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया उस पर बाद में आने का, परचेज किया गुड्स तो आएंगे ही, भले कैश में किया या क्रेडिट में किया, गुड्स आ रहे हैं। अगेन गुड्स वाले ट्रांजेक्शन है, गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल। रियल रूल क्या है, डेबिट व्हाट, सो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स आने का रीज़न क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्या कैश जा रहा है, क्या हमने कैश में परचेज किए, नहीं, क्योंकि नाम लिखा हुआ है सामने वाले का, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, साथ में कैश नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर बना, ठीक है। सामने वाला बंदा हमारा कौन बना, क्रेडिटर बना। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, हमने उधार पे लिए, हमने गुड्स उधार पे लिए, तो सामने वाला बंदा हमसे पैसा मांगता है, सामने वाला बंदा हमसे पैसा मांगता है, तो सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर कहलाता है। और क्रेडिटर हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, हर्ष नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बन रही है, ठीक है। कितने के गुड्स परचेज किए हमने, समझ में आया। इसके बाद देखो 10 तारीख को ट्रांजैक्शन है, आउट ऑफ गुड्स परचेस्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हर्ष, ठीक है। हमने जो भी गुड्स परचेज किए थे उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकले, हमने आधे गुड्स हर्ष को वापस कर दिए। हमने अभी अभी हर्ष से गुड्स परचेज किए, कितने के गुड्स परचेज किए, उसमें से आधे गुड्स उसको वापस कर दिए। तो जब हमने हर्ष से क्या किया था, पहले परचेज किए थे गुड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस दे रहे हैं, खरीदे हुए गुड्स वापस दे रहे हैं, मतलब हमारी तरफ से परचेज रिटर्न हो रहा है। वो गुड्स हमको वापस नहीं दे रहा है, हम उसको दे रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने परचेज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज। तो गुड्स जाने का रीज़न क्या है, परचेज रिटर्न है, ठीक है, सेल नहीं है। सेल या परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स जाते तो हम लिखते टू परचेजेस, ठीक है। अगर सेल भी आप नहीं करते, परचेज रिटर्न भी नहीं करते और गुड्स अगर जा रहे हैं तो हम लिखते हैं टू परचेज, लेकिन अभी तो परचेज रिटर्न हो रहा है। और देखो प्रैक्टिकली सोचो, आप लोग कुछ लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे हर्ष है ना, रिसीवर है, रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर गुड्स वापस जा रहे हैं, हम किसको वापस कर रहे हैं, हर्ष को, तो हर्ष बंदा है, रिसीवर हुआ, पर्सनल रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, वो भी बराबर है, लेकिन वो लॉजिक नहीं है, वो रट्टा है।
समझ में आया? वो रट्टा है। अगर आप रूल अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली हमको रूल सीखने पड़ते हैं, क्योंकि देखो जहाँ नॉमिनल रूल अप्लाई होता है ना, वहाँ पे वैसे ही लॉजिक अप्लाई नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाकी जगह लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाओगे, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 6000 के गुड्स हर्ष को वापस किए, तो हर्ष को गुड्स मिल रहे बराबर, तो आप बोलोगे ना, और सही बात है, हर्ष रिसीवर हुआ। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर, हर्ष रिसीवर है तो हर्ष अकाउंट डेबिट कर दूंगा, वो भी राइट है, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है आपका, यहाँ पे हर्ष आपका कौन बना था, क्रेडिटर बना, बराबर। पहले आपको इस ट्रांजैक्शन पे आना पड़ता है कि पहले वो हमारा कौन था, क्योंकि अभी वाला ट्रांजैक्शन इसके साथ कनेक्टेड है। तो पहले वो हमारा कौन बना था, जब हमने उसे गुड्स परचेज किए, वो हमारा क्रेडिटर बना। अब क्या हो रहा है, वो 6000 से क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। पहले वो हमसे 12000 मांग रहा था, क्योंकि हमने उसे 12000 के गुड्स उधार पे लिए, वो हमारा 12000 का क्रेडिटर बना। उस 12000 में से हम 6000 के गुड्स वापस दे रहे हैं। जागो जागो, 5 मिनट का एक नैप लेके आया करो, नैप, शांति से बैठ जाने का, ठीक है, आंखें बंद करके, गहरी नींद में नहीं तो सिर दुखेगा। 5 मिनट का बैठे बैठे नैप या लेटे लेटे नैप लेके आओ, बहुत फ़र्क पड़ता है 5 मिनट में भी। यहाँ पे हर्ष हमारा क्रेडिटर बना, हमने उधार में गुड्स लिए थे उससे, वो हमसे 12000 मांगता है, मांगने वाला जो हमसे पैसा मांगता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, हमारा क्रेडिटर 12000 का बना, क्योंकि वो हमसे 12000 रुपीज़ मांगता है, क्योंकि हमने उसे गुड्स उधार पे लिए 12000 के। अब उसी 12000 के गुड्स में से मैंने 6000 के गुड्स उसको वापस दे दिए, तो अभी भी वो हमसे 12000 मांगता है, नहीं, काट साट के 6 मांगता है, लेकिन काट साट का हिसाब अभी नहीं करने का, क्योंकि हम काट साट के हिसाब की बात नहीं कर रहे हैं, हमको एंट्री करनी है अभी जो हो रहा है उसकी। अभी क्या हो रहा है, अभी आप 6000 के गुड्स उसको वापस दे रहे हैं, तो वो हमारा 6000 से क्रेडिटर कैंसिल हुआ। यही सीखना है आपको। देखो, वो आपका 6000 से क्रेडिटर कैंसिल हुआ, तो आप बोलोगे सर 6000 से क्रेडिटर कैंसिल हुआ तो 6000 का क्रेडिटर बाकी रहा ना, लेकिन जब आप ये समझाओगे ना कि 6000 का क्रेडिटर बाकी रहा, तो आपको एंट्री नहीं करनी आएगी, क्योंकि जो बाकी रहा आप उसकी एंट्री नहीं कर रहे हो। अब लॉजिक भले सोच लो कि वो 12000 का क्रेडिटर था, हमने 6000 के गुड्स वापस कर दिए, तो बाकी वो हमसे 6000 ही मांगता है, तो हमारा 6000 का क्रेडिटर हुआ, ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एंट्री वो 6000 का क्रेडिटर है, बाकी उसकी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमने क्रेडिटर तो बना दिया है ना भैया, उसको एक बार में 12000 का बना दिया, बार बार क्यों बना रहे हो। अब क्या हो रहा है, 6000 के गुड्स वापस कर दिए तो 6000 का क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। तो जब क्रेडिटर बना था तो क्रेडिट किया था, हेलो, जब क्रेडिटर बना था तो क्रेडिट किया था, अब वो क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है। लेकिन हमारी लायबिलिटी पूरे 12000 से कैंसिल नहीं हो रही है। हर्ष नाम का क्रेडिटर 12000 का बना, उसमें से हर्ष नाम का क्रेडिटर 6000 का कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आपको उसकी एंट्री करनी है। तो आपको एंट्री करनी है 10 तारीख को कि हर्ष नाम का क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, हर्ष नाम का क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, कितने से, और हमारे यहाँ से क्यों हो रहा है ये, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने का रीजन क्या, परचेज रिटर्न, ठीक है, तो टू परचेज रिटर्न। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट वन, 12th को गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। अब देखो, चेक हो या कैश हो, वो कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। आपने रमीला से 10,000 के गुड्स परचेज किए और आधा अमाउंट आपने चेक के थ्रू दे दिया, रमीला लिखा हुआ है, तो पहले तो ट्रांजेक्शन एक्चुअली वो क्रेडिट था, लेकिन फिर हमने उस आधा अमाउंट पे कर दिया, तो इसको बोलते हैं पार्टली कैश ट्रांजेक्शन, पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आधा ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि आधा पेमेंट आप कर रहे हो, और आधा जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सी डेट है, 12, आपने क्या किए, गुड्स परचेज की, ठीक है, पेमेंट पे बाद में आना। आपने गुड्स कितने के परचेज किए, 10,000 के, तो गुड्स का ट्रांजेक्शन है, गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आने का रीजन क्या, परचेज, सो परचेज इज अकाउंट डेबिट, परचेज इज अकाउंट डेबिट।
अब 10,000 में से आधे गुड्स जा रहे हैं, कितने के गुड्स जा रहे हैं? तो सब में हाँ क्यों बोल रहे हो? आधा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कैसे कर रहे हैं? जब कभी आप चेक के थ्रू पेमेंट करो, हमेशा आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो क्या होता है, आपके खाते में से होता है। आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तब भी आपके खाते में से पैसा निकलेगा, ठीक है। तो कभी भी आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस, और जब कभी बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट, ठीक है। आपने आधा अमाउंट पे किया, आधा अमाउंट कितना है? 5,000। स्टिल हाफ अमाउंट आपको पे करना बाकी है। आपने किससे परचेज किया था? रमीला से। रमीला नाम की क्रेडिटर बनेगी कितने से? 5,000 से, ठीक है। स्टिल वो आपसे 5,000 मांगती है, तो क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रमीला हमारी क्या हो गई? ये लायबिलिटी हो गई, ठीक है। कितने की? 5,000 की। आया समझ में? इसके बाद देखो 15th ट्रांजेक्शन। अब देखो 15 ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट वाला है, और ट्रेड डिस्काउंट वाला ट्रांजेक्शन हम लोग बाद में करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट वाला सम आएगा तब, ठीक है। अब आ जाओ 18th पे। अब 18 जो है 15 के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी नहीं होगा, और 20 भी ट्रेड डिस्काउंट वाला ही है। चलो मैं करवा देता हूँ, वांधा नहीं। देखो 15 तारीख को हमने गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता। देखो अभी तो आप गुड्स यहाँ पे आपने रमीला से परचेज कर लिए ना गुड्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में फिर से रमीला से परचेस नहीं कर रहे हो। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि रमीला से जो गुड्स आपने परचेस किए थे ना, वो मीता को आप बेच रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो? ये खाली बता रहे हैं कि जो रमीला से आपने गुड्स परचेस किए थे ना, वो आप मीता को बेच रहे हो। और कैसे बेच रहे हो वो लिखा है, आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब कैलसी उठा लेना। देखो आपने गुड्स कितने के परचेज किए? 10,000 का 30% कैसे निकालते हैं आपको बता दूं। 10,000 प्लस 30% करो, डायरेक्टली आ जाएगा। 13,000 आया, ठीक है। अब 13,000 में से सुन तो लो, इतनी देर क्या कर रहे हो? जब बोला जल्दी जल्दी करो। 10,000 के साथ प्लस 30% करो, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 13,000 के गुड्स तो हो गए, वो 30% प्रॉफिट ऐड कर दिया, लेकिन आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हर ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है, याद रखना। ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो, जैसे ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है क्योंकि मीता का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपके पास कैश या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पैसा रिसीव हो रहा है। आप मीता को बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो। प्रॉफिट में बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कैश आ रहा है। प्रॉफिट में मतलब आप महंगा बेच रहे हो, आपके पास अभी का भी कैश आ रहा है, ये लिखा हुआ नहीं है। ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है क्योंकि रमीला से जो गुड्स आपने 10,000 के लिए थे, वो आप मीता को 30% प्रॉफिट ऐड करके 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दे रहे हो। तो 10,000 के गुड्स पे आपने 30% प्रॉफिट ऐड किया, दैट इज़ 13,000, और 13,000 में से माइनस 10% करो तो 11,700 आएगा। अब आपको एक चीज़ हमेशा बता दूं कि 10% कैसे निकाला जाता है। जो भी आपका अमाउंट हो ना, पीछे से एक ज़ीरो निकाल देना, वो 10% होता है। इधर सुन लो, 13,000 का 10% होता है 1,300। समझ में आया? जो आपने किया ना, वो कैलसी में क्या हुआ पता है? 1,300 कट के आंसर आया। अगर आप इंटू 10% करते ना, जैसे 13,000 इंटू 10% करो, 1,300 आएगा। देखो 13,000 इंटू 10% करो, 1,300 आए। ये क्या किया पता है? ये आपने 10% निकाला। आपसे पूछा गया कि 10% कितना होता है, तो वो 1,300। लेकिन 10% काट दो तो जो 11,700 आया ना, वो 90% था, क्योंकि 10% तो गया। कोई भी अमाउंट 100% होता है अपने आप में। कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। जो 13,000 था ना, वो 100% था, ठीक है। अब 10% आपने माइनस कर दिया तो बाकी जो अमाउंट आया वो 90% हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इंटू 10% करते, वैसे भी कर सकते हो, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अब 13,000 का 10% निकालो, 1,300 आएगा। फिर 13,000 में से 1,300 माइनस करो तो वही आएगा 11,700, क्योंकि आपको जो अमाउंट चाहिए वो 11,700 वाला चाहिए। समझ में आया? तो आपने डायरेक्टली कर दिया। आपने पहले 10,000 लिया, 10,000 पे 30% प्लस कर दिया, तो प्लस 30% दबाया तो डायरेक्टली 3,000, क्योंकि 10,000 का जब मैं आपको बोलूं कि 30% निकालो तो आपको इंटू 30% करना था। इंटू 30% करते ना तो 3,000 आता।
आप 10,000 का इंटू 30% करो, देखो 3,000 आएगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने प्लस 30% पहले किया तो डायरेक्टली 13,000 आ गया। अगर आप इंटू 30% करते तो 3,000 आता, वो 3,000 10,000 के साथ ऐड करते तो 13,000 ही आता। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, प्रॉफिट है इसलिए हमने प्लस कर दिया, 10,000 प्लस 30% तो 13,000 आ गया। अब 13,000 पे आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो वो डिस्काउंट तो माइनस ही होगा, इसलिए आपने माइनस 10% कर दिया तो आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल गया 11,700। और ट्रेड डिस्काउंट ये जो आपने कैलकुलेट किया ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये खाली कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेट होता है। तो आपने कैलकुलेट कर दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया 10%, 10% डिस्काउंट कितना था 1,300, तो आपने 13,000 में से 1,300 माइनस कर दिया तो क्या अमाउंट आया 11,700। मतलब आपने मीता को गुड्स बेचे 11,700 में। एंट्री तो वही है। देखो मीता कौन बनी आपकी, डेटर, क्योंकि आप उधार में बेच रहे हो और आपके यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने का रीज़न क्या, सेल्स। तो एंट्री तो सिंपल ही है, मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीता अकाउंट डेबिट, मीता आपकी कौन बनी, डेटर टू सेल्स, और अमाउंट आएगा 11,700। वो सब आपको कैलसी में करना है बाकी। समझ में आया? अब देखो 18 तारीख को क्या हो रहा है, 18 तारीख को मीता जो है 1,000 रुपये के गुड्स वापस दे रही है। हमने उसको 11,700 के गुड्स बेचे, उसमें से वो क्या कर रही है 1,000 रुपये के गुड्स, तो हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं। गुड्स आने का रीज़न क्या, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया था उसी में से गुड्स वापस आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गए गुड्स आने का रीज़न। और गुड्स है तो आप रियल रूल अप्लाई करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आने का रीज़न, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और मीता हमारी क्या बनी थी, यहाँ पे डेटर बनी थी 11,700 की, वो डेटर कैंसिल हो रही है, लेकिन 11,700 से नहीं, वो पूरा 11,700 आपको नहीं दे रही है, वो खाली 1,000 रुपये दे रही है। तो टू मीतास अकाउंट कितना, समझ में आया? आपका लास्ट ट्रांजेक्शन देखो 20,000 के गुड्स है और अच्छा बहुत सारे हैं, तो चलो बाद में करते हैं कंटिन्यू में। तो गाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज 20th वन। देखो 28th ट्रांजेक्शन में गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है कि कैश है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कल्पना का नाम लिखा हुआ है, तो कैश डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैश ट्रांजेक्शन, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कैश हुआ तो उसका काम है, नहीं तो नहीं है। और कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद होगा। अगर दोनों डिस्काउंट दे रखे हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट होता है, फिर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आप उधार पे बेच रहे हो तो कैश डिस्काउंट आप दोगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 के गुड्स आपने कल्पना को बेचे, कैसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 20,000 माइनस 10% कर दो तो 18,000 आपको मिलेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो 20,000, अगर आप पता करना चाहते हो कि 10% कितना है, मैंने क्या बोला, एक ज़ीरो कम कर दो, तो 20,000 का एक ज़ीरो कम हो गया तो 2,000 कितना है 10% है, तो 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो पैसा कितना आएगा 18,000। लेकिन पैसा हाल फिलहाल आ नहीं रहा है क्योंकि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, सामने वाला बंदा हमारा क्या बनेगा, डेटर, क्योंकि हम उसको उधार पे बेच रहे हैं, हमारा पैसा निकलता है। जिस बंदे से पैसा निकले सामने वाला बंदा हमारा डेटर है। तो डेटर हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो हमारी एसेट्स है। कल्पनास अकाउंट डेबिट। और ये हमारी डेटर क्यों बनी, क्योंकि हम उधार पे गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स जाने का रीज़न। और गुड्स अकाउंट है, रियल रूल अप्लाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स गोज आउट, आप क्रेडिट कर दोगे कितने के गुड्स, 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 22nd को गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1,000। बोला गया है कि 2,000 के गुड्स जल गए और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना एडमिट कर रही है। अब ध्यान देना, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, टफ नहीं है। आपके गुड्स जल गए 2,000 के और आपने गुड्स इंश्योर्ड करवाए थे, आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया था गुड्स के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना देगी। देखो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी एट अ टाइम पैसा नहीं देती,
वो पूरा सर्वे करती है और हमेशा आपको अगर क्लेम मिलेगा, मतलब पैसा उनसे मिलेगा, तो फ्यूचर में मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी कौन है? एसेट्स है, या डेटर बोल सकते हो कि उनसे पैसा निकल रहा है, या आप बोल सकते हो वो एसेट्स है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब कभी ये गुड्स के जलने वाला या गुड्स चोरी हो गया, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले ये चेक करने का आपकी रिकवरी कितनी हो रही है, क्योंकि जब आप रिकवरी डिसाइड करोगे ना, तो ही आप लॉस डिसाइड कर पाओगे। देखो आपके 2000 के गुड्स जल गए, लेकिन 1000 रुपये के गुड्स कवर हो जा रहे हैं ना, तो बाकी आपका लॉस 1000 का ही हुआ। तो पहले आपने रिकवरी डिसाइड की, तब आपका लॉस आया ना। अगर आप रिकवरी को देखते ही नहीं, तो आप क्या बोलते, मेरा 2000 का नुकसान हो गया। 2000 का नुकसान नहीं हुआ भाई, आपका 1000 का ही काट साट के नुकसान हुआ। तो सबसे पहले इन ट्रांजैक्शन में क्या आता है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ये प्रीमियम नहीं है, कंपनी का नाम है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलने वाला है? 1000। आपके गुड्स कितने के जल गए? तो काट साट के लॉस कितने का हुआ? तो लॉस एज पर द नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। लॉस क्यों हुआ? लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय। और लॉस कितने का हुआ? 1000 का लॉस हुआ। गुड्स कितने के जल गए? देखो भाई, गुड्स की बात अलग से करेंगे। आपके गुड्स जल गए, ठीक है, गुड्स तो 2000 के गए, 1000 रुपये आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस से, इसलिए आपका नुकसान 1000 का हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से 1000 मिलेगा, ये हमारी एसेट्स है। आपका नुकसान काट साट के 1000 का हुआ, लेकिन भाई गुड्स का स्टॉक तो 2000 से कम हो गया ना, गुड्स तो जल गए ना 2000 के, ठीक है। तो क्या हमने सेल किया है? क्या परचेस रिटर्न हो रहा है? इसके अलावा गुड्स जा रहे हैं, इसके अलावा गुड्स का स्टॉक कम हो गया, उसको क्या लिखेंगे? 2 परचेजेस। तो 2 परचेजेस, आपका गुड्स का स्टॉक कम हो गया, कितने से? 2000 से। आइए समझ में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 25th को, गुड्स ऑफ ₹500 ruined मीन्स डैमेज, डिस्ट्रॉयड बाय रेन, एंड ₹200 आर रियलाइजिंग बाय सेलिंग इट। फिर से बता रहा हूँ, 500 रुपये के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए बारिश में, ठीक है, बिक के वो ख़राब हो गए, और आपको 200 रुपये रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है, बाय सेलिंग इट। अब देखो, रियलाइज का मतलब क्या होता है पता है? बेच के पैसा आना, ये अकाउंटिंग टर्म है। रियलाइज्ड का मतलब होता है उस चीज़ को बेच के पैसा आना, दैट इज़ रियलाइज्ड। और वैसे भी यहाँ पे बाय सेलिंग लिखा हुआ है, एक्चुअली इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इनको खाली लिखना चाहिए था ₹200 रियलाइज्ड फ्रॉम इट। सेलिंग से तो वैसे भी ध्यान में आ जाएगा ना बच्चों को कि बेच के पैसा आ रहा है। क्या हुआ? आपके गुड्स जो खराब हो गए, ठीक है, तो भंगार के भाव में जाएंगे ना एक तरह से, ठीक है। या चलो आपके गुड्स पूरी तरह से भी खराब नहीं हो गए होंगे कि भाई बिके नहीं, लेकिन 500 रुपया नहीं आएगा अभी उसका। तो अभी क्या हो रहा है? उसको बेचने पर कितना आ रहा है? ठीक है, 200 आ रहा है, तो कैश आ रहा है आपके पास। आपके पास क्या आ रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? और आपने कोई इंश्योरेंस तो लिया नहीं था इसका, तो 300 का नुकसान हो गया, तो लॉस बाय रेन, लॉस बाय रेन अकाउंट, क्योंकि कोई भी लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। 300 का नुकसान हो गया, और गुड्स तो गए ना भाई, गुड्स तो क्या हो गए? कम हो गए, लेकिन सेल हुए क्या? सेल हुए क्या? लेकिन हमको इसको सेल में काउंट नहीं करना है, हमको इसको गुड्स का स्टॉक कम हो गया उसी में काउंट करना है। क्योंकि भाई इनिशियली आपने क्या बोला? बारिश की वजह से आपके 500 रुपये के गुड्स डैमेज हो गए, तो गुड्स का स्टॉक तब आपने बेचा था क्या? नहीं ना। तो पहले तो आपने ये समझाया ना कि बारिश के कारण गुड्स का स्टॉक गया, फिर वो जो गया उसी में से ही आपने बेचे ना, आपने अलग से तो नहीं बेचे ना। या इनिशियली आपने बेचने की बात की, आपने क्या बोला? बारिश हुई, बारिश में भीग जाने की वजह से गुड्स का स्टॉक गया, 500 रुपये के गुड्स गए, वो तो आपके भीगे हुए गुड्स 200 रुपये में बिक गए, तो उसको बिकने की एंट्री में काउंट नहीं करते हैं। इनिशियली हमने क्या काउंट कर लिया? 500 रुपये के गुड्स काउंट कर लिए ना, कि वो 500 रुपये का स्टॉक गया, ठीक है। क्या हमने सेल किया? क्या हमने परचेज रिटर्न किया? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 परचेजेस। और गुड्स का स्टॉक कितने का कम हो गया? समझ में आया? इनिशियली आपने सेलिंग की बात नहीं की है, यहाँ पे पहले आपने क्या बोला? 500 रुपये के गुड्स बिक गए, खराब हो गए, आपने सेल की बात ही नहीं की। तो हमने ऑलरेडी 500 रुपये का दिमाग में डाल दिया, स्टॉक कम हो जाएगा गुड्स का, उसी 500 रुपये के स्टॉक में से आपने सेलिंग की है, तो आप सेलिंग की अलग से एंट्री नहीं बताओगे। समझ में आया? इसके बाद देखो, गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल।
जब कभी आपको कहीं से फ्री सैंपल आए ना, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसको बोला जाता है, अगर आप फ्री में सैंपल दे रहे हो तो आप अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। हम सैंपल कब देते हैं? एडवर्टीजमेंट करने के लिए। लेकिन भाई जब सैंपल आ रहा है फ्री में तो वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अपने पास तो सैंपल फ्री में आ रहा है, और सैंपल बेचने के लिए नहीं होता आगे। एक्चुअली सैंपल बेचने के लिए नहीं होता। जब कभी आपके पास फ्री में सैंपल आए ना, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। समझ में आया? उसको हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे गुड्स का स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो सैंपल आया शायद वो मेरे गुड्स है ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि हो सकता है कि मैं रेगुलरली कुछ और गुड्स में डील करता हूँ, ये कोई नई चीज़ आई हो जिसका सैंपल मेरे पास आया है, तो मेरे गुड्स कैसे हो गए? हम गुड्स किसको बोलते हैं पता है? अब ध्यान देना, हम गुड्स किसको बोलते हैं? जिन चीज़ों में हम रेगुलरली डील करते हैं वो गुड्स है। ये तो एक नया सैंपल आया सपोज कर लो, वो हमारे गुड्स हम कैसे मान लें? इसी चीज़ पे अच्छा डिस्कशन होगा। देखो आगे, अब 29th में बोला है, गुड्स ऑफ ₹250 वॉज रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल सोल्ड फॉर ₹। अब 29 तारीख को बोला गया है कि आपके पास एक फ्री में सैंपल आए ₹250 के, जो आपने 400 में बेच दिए। अब एक्चुअली क्या होता है पता है? सैंपल बेचे नहीं जाते हैं। एक्चुअली ये होता है, मार्केट में सैंपल फ्री में देने के लिए होते हैं, कस्टमर को चखवाने के लिए होते हैं। लेकिन आजकल के दुकानदार उसको भी बेच देते हैं, ठीक है, कि दो पैसा आएगा। तो हमेशा याद रखना, सैंपल कभी एक्चुअली बेचने के लिए नहीं होते। सैंपल फ्री में सैंपल क्यों आया? भाई कस्टमर को दिखाओ, कस्टमर को चखवाओ, बराबर। वो बेचने के लिए नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ₹250 का फ्री में सैंपल आया, ₹250 का फ्री में सैंपल आया। जैसे ही फ्री में सैंपल आया, वो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। अच्छा, उसकी सेकेंड एंट्री हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको बेच दिया। अब बेचा, कितना रुपया आया? ₹400 आया, तो कैश आया। अब यहीं पे मजा आएगी। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखूं? सेल आप कब लिखते हो? जब आप अपने बिजनेस के गुड्स बेच रहे हो। ये आपके बिजनेस के गुड्स हैं, ये तो सैंपल आए थे। चलो, इसमें अच्छा डिस्कशन होगा, मैं करता हूं पूरा डिस्कशन। अब कुछ डिस्कशन में आप ये सुनोगे कि ये हमारे बिजनेस के गुड्स हैं। आप आगे चल के सीखोगे ना, तो ये डिस्कशन आएगा, आपको मिलेगा कि सेल इसलिए लिखोगे, टेक्स्ट बुक में सेल ही लिखा हुआ है, लेकिन सेल नहीं आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में सेल ही लिखा हुआ है, लेकिन सेल नहीं आना चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि अगर आप सेल लिखते हो तो आप बोल रहे होगे मेरे बिजनेस के गुड्स गए। ये जो फ्री में सैंपल आया, ठीक है, वो फ्री में सैंपल जब आता है तो हम इसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं उसकी, क्योंकि ये हमको बांटना होता है, ठीक है। अब वो तो हमने नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिख दिया। अब आगे इसको आप बेच रहे हो, जो बेचना नहीं है एक्चुअली आपको, लेकिन फिर भी आप उसको बेच रहे हो, और ₹400 आया, चलो कैश आया आपके पास। वो तो आप आगे दोगे नहीं, वो तो अपने पास रख दिया। लेकिन तुम इसको सेल कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है? तुम्हारे बिजनेस के गुड्स गए, ठीक है। अब काफ़ी बार आपको ऐसा होगा, आपको बोला जाएगा कि आपको ये मानना है कि वो हमारे बिजनेस के गुड्स थे। आपको ऐसा मानना है कि वो हमारे बिजनेस के गुड्स, लेकिन भाई अगर आपके बिजनेस के गुड्स होते तो आपके पास रिकॉर्डिंग होती ना उसकी, कि वो गुड्स मेरे पास हैं। जैसे आपके घर पे अगर कोई चोरी हो जाती है और आप जब पुलिस कंप्लेंट करते हो कि मेरा 10 लाख का हार चोरी हो गया, तो हार का कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो आपके पास था। नहीं तो भाई ऐसे ही काम पे लगा रहे हो किसी को, कोई ऐसे ही बोलेगा मेरा 10 लाख का, प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो भाई आपके बिजनेस के गुड्स अगर हैं तो आपके बिजनेस में रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए ना उन गुड्स की। जब वो गुड्स आए थे तब हमने परचेस दिखाया था क्या हमने स्टॉक ऑफ गुड्स दिखाया था? क्या उसकी एंट्री की कि वो आए थे? जब वो आए नहीं तो गए कैसे? अगर मैं यहाँ पे सेल लिखता हूँ, सेल का मतलब होता है कि वो गुड्स जा रहे हैं, मेरे बिजनेस के गुड्स हैं। अब वो मेरे बिजनेस के गुड्स हैं तो मेरे आए भी तो होंगे, रिकॉर्डिंग भी तो होगी ना उसकी कि वो आए थे कहीं ना कहीं से, जैसे भी आए, ओनर लेके आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए ना कि वो आए थे। आने की रिकॉर्डिंग कहाँ है? तो जो चीज़ आई नहीं वो जाएगी कैसे? और सेल तब होता है जब वो आपके बिजनेस के गुड्स हो, जब वो मालिक लेके आया हो स्टार्टिंग में गुड्स, या आपने परचेज किए हो। ये गुड्स कहाँ हमारे बिजनेस के अभी तक? ये तो सैंपल में आए थे,
समझ में आया? ये तो सैंपल में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल नहीं आना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक सेल बोलता है तो हम हाल फिलहाल सेल लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या आते हैं, इसको इनकम ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे सेल नहीं लिखा जाता। इस इनकम का नाम क्या है पता है? गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। इनकम का नाम ही यही रखा गया है, क्योंकि बनाने वाले को जवाब नहीं मिला होगा कि नाम क्या रखें। उसका नाम, इनकम का नाम क्या रखा है? गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल इनकम का नाम है। आपके पास पैसा आया और आपने कौन से गुड्स बेच दिए? जो फ्री में आए थे। जो फ्री में आए थे वही आपने बेच दिए, जिसको बेचा नहीं जाता है एक्चुअली। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं लिखा जाता है एक्चुअली, लेकिन आपको सेल लिखना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है टू गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, वो हमारी इनकम का नाम है, ठीक है। और ये चीज़ खास हमेशा होता ही है कि यहाँ पे सेल ही लिखते हैं। बुक्स में भी सेल लिखा हुआ है, ठीक है, बुक्स में भी सेल लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि सेल तब बोला जाता है कोई भी गुड्स को जब वो हमारे बिजनेस के गुड्स होते हैं और हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं तो, ठीक है। हमारे बिजनेस के अंदर कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं, हमारे बिजनेस के अंदर कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो, हमारे बिजनेस के गुड्स नहीं है। जब वो हमारे बिजनेस के गुड्स नहीं हैं तो हम उसको सेल कैसे लिखें भाई? हम उसको सेल कैसे लिखें? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये? ओके। आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है, अ मोबाइल ऑफ ₹1500 परचेस्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000। आपने 1500 का मोबाइल लिया और सामने गुड्स एक्सचेंज के दिए कितने के? 1000 के, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज वाला ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एसेट्स आ रही है, गुड्स जा रहे हैं, एसेट्स आ रही है और गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो एसेट्स आपके पास कौन सी आ रही है? कौन सी डेट है? 30। तो क्या एसेट्स आ रही है? मोबाइल। तो मोबाइल आ रहा है, एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है, ठीक है। मोबाइल अकाउंट डेबिट टू, आपके गुड्स जा रहे हैं, एक्सचेंज में आप गुड्स दे रहे हो, ठीक है। तो आपको लिखना है टू परचेस। क्या लिखना है? क्योंकि क्या हम सेल कर रहे हैं? नहीं। क्या परचेस रिटर्न हो रहा है? फिर भी गुड्स जा रहे हैं, तो टू परचेसेस, ठीक है। और अमाउंट इसका लिखा जाएगा आपका जो एसेट्स का है, ठीक है। इसमें दो तरह के ट्रांजैक्शन थे, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिक है ना दोनों थे, तो मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता है इसमें। पहले वाली बुक्स में कुछ और था, इसमें 1000 दिखाया है, ठीक है। आपको गुड्स का अमाउंट लिखना है। देखो लॉजिक बताता हूँ आपको। आपके पास एसेट्स आई, आपके पास एसेट्स आई और आपने गुड्स दिए, लेकिन गुड्स आपने 1000 के दिए, एसेट्स 1500 की आई। तो ये 1500 की जो एसेट्स आई उसको मैं क्या बोलूँगा? 1000 के बराबर ही हुई ना वो, क्योंकि मैंने सामने कितना दिया। अगर आप, चलो ये एसेट्स को भूल जाओ, आप मार्केट से कोई चीज़ लेते हो और आप 1000 रुपये देते हो, तो क्या बोलोगे? 1000 रुपये में चीज़ आई ना, भले जितने की भी थी। तो वैसे ही आपके पास एसेट्स भले 1500 की आई, लेकिन आपने हाल फिलहाल गुड्स कितने के दिए? तो आप क्या बोलोगे? ये भले 1500 या 15 लाख का होता, आपने दिया कितना? तो इसकी वैल्यू भी 1000 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको 1000 बोला जाता है कि आपके पास जो एसेट्स आई उसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा कि 1000 का एसेट्स कंसीडर किया। और आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो गुड्स का अमाउंट है वो लिखा जाता है जब कभी, और इसको कौन सी एंट्री बोलते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? एक्सचेंज वाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब कभी एक्सचेंज वाला ट्रांजैक्शन हो तो आपको गुड्स का अमाउंट लिखने का, क्योंकि सामने गुड्स कितने के गए? 1000 के। तो जितने के गुड्स गए उतने का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। समझ में आया? ओके।